देखिए, जो लाल किताब में जो ऋण है, ये ऋण हमें कुछ इशारा करते हैं और इशारा करते हैं इस बात का कि जो चीजें चल रही हैं आपके लाइफ के अंदर, वो हमें समझा रही है कि पास्ट में आपने जो किया है, उस पास्ट की एनर्जी हमारे साथ इस जन्म में भी काम कर रही है और हमारी वही चित्त प्रवृत्तियां जो कि पास्ट में हमारी चित्त प्रवृत्ति थी, हमें वो ही गुण लक्षण पैदा कर। तो हमें क्या समझ में आया? जो हमारा ऋण है, उस ऋण से उत्पन्न होने वाली नेगेटिव चीजें, वो स्वभाव, वो प्रवृत्तियां इस जन्म में भी काफी हद तक हमारे साथ रहती हैं। तो लाल किताब कहती है उस प्रवृत्तियों को छोड़ना पड़ेगा। आप कहेंगे ये तो भी सब कोई कह देता है कि छोड़ना पड़ेगा, छूटता ही तो नहीं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो मार्केट में जाता है रोज मुसीबतें खरीदने के लिए? तो हम कहते हैं नहीं, कोई नहीं है। किसी को भी मेंटली दुखी रहना अच्छा नहीं लगता। ये हमेशा मान के चलें, कोई भी अपने आप से नहीं कर रहा है। कोई किसी को भी बीमार रहना पसंद नहीं है, किसी को भी कर्ज में रहना पसंद नहीं है, किसी को भी धोखा देना पसंद नहीं है। धोखा देने वाले को भी धोखा देना पसंद नहीं है, वो भी मजबूरी में कर रहा है। पर मजबूरी क्या है? मजबूरी है हमारी इंद्रियां, मजबूरी है हमारी प्रवृत्तियां। और ये प्रवृत्ति की अपनी एक साइकिल बनी हुई है। इस साइकिल को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, आप लाल किताब पढ़ लो, वैदिक किताब पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, नट रिजल्ट यही निकलना है। जब तक पास्ट के कार्मिक नेगेटिव साइकिल को हम ब्रेक नहीं करेंगे, तो ये सिलसिला चलता रहे। एक थ्योरी कहती है हमारा जन्म इसीलिए हुआ है इस संसार में क्योंकि हमने कुछ कर्म भोग हमारा बाकी रह गया, उसको चुकता करना है। अब चुकता करने का मतलब दुख बाकी रह गया, दुख भोगना बाकी रह गया है। अर्थात इस धरा पर, इस संसार में हम दुख भोगने के लिए आते हैं और दुख भोगना हमारी नियति हो जाता है। और हम जब इस जन्म में होते हैं, शरीर में होते हैं, तो हमारी अंदर की प्रवृत्तियां कहती है नहीं, हमने अपने नेगेटिव परिणामों को नहीं भुगतना है, जीवन में भोग में जाना है और लाइफ को एंजॉय करना है। यही कंट्राडिक्शन है दुख का। हमने जो कसूर किया है उसका भुगतान करना नहीं चाहते और लाइफ को एंजॉय करना चाहते। ज्योतिष का कोई भी रेमेडी, वो एक ही बात आपको समझा रही है कि आपको तप करना पड़ेगा। अब तप जैसे ही शब्द हमारे सामने आता है तो हमें लगता है कि एक आदमी जो ध्यान साधना कर रहा है वही तपस्या है। पर वो तपस्या अपने एक अलग एंगल की तपस्या है। हर व्यक्ति तपस्वी है, इस संसार का हर व्यक्ति तपस्वी है। जो भी व्यक्ति कुछ भी अचीव करने के लिए प्रयास कर रहा है, वो तपस्या कर। एक विद्यार्थी इंजीनियरिंग में दाखिला लेता है, 4 साल 5 साल हार्डवर्क करता है तो वो इंजीनियर बनने की तपस्या करता है। एक डॉक्टर डॉक्टरी में दाखिला लेता है और 5 साल वो डॉक्टरी की तपस्या कर रहा है। आप लोग भी सभी तपस्वी है क्योंकि आप ज्योतिष सीखने के लिए तपस्या कर रहे हैं। एंड समझ रहे हो? और शनि को याद रखो, तप का कारक ग्रह शनि है। तप का कारक ग्रह शनि है।
अर्थात हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए जो प्रयास करते हैं वही तपस्या है। और पुराने जन्मों के नेगेटिव कर्मा को रिमूव करने के लिए हर स्पिरिचुअल आदमी कहता है तप करो, और हम तप ही करते हैं। समस्या जब उत्पन्न होती है जब इस तप में रंग में भंग पड़ जाता है, अर्थात ये तपस्या भंग हो जाती है। अर्थात हम अपने टारगेट को अचीव करने से पहले ही उस टारगेट को छोड़ के बैठ जाते हैं, उस मार्ग को छोड़ देते हैं और दूसरा मार्ग पकड़ लेते हैं, तो कहते हैं तपस्या भंग हो गई, अर्थात शनिदेव भंग। शनि का जो कार्मिक साइकिल जो चल रहा था उसमें हमने ब्रेक लगा दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से फिर रिपीट करना। अब आपको वैदिक भी याद आ रहा होगा, लाल किताब भी याद आ रहा है। वैदिक में भी यही पढ़ाया गया था कि शनि ग्रह आपके कर्मास के ग्रह हैं, वो आपके कर्मों का लेखा जोखा लिख करके रखते हैं और वो उसी के हिसाब से आपको परिणाम देते हैं। लाल किताब ने उसको आपकी और हमारी भाषा में समझा दिया कि मेहनत करते जाना है, मेहनत से मुंह नहीं मोड़ना है, पर वो मेहनत रंग, वो ही मेहनत रंग लाएगी जिसके साथ एक दिशा है, जो एक डायरेक्शन यानी कि दिशा विशेष में की गई मेहनत, दिशा विशेष में की गई तपस्या आपके जीवन में रंग लाएगी। लाल किताब ने इसी को गुरु ग्रह का और शनि का मिलन कहा है। लाल किताब में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो समझाने के लिए जरूरी नहीं कि वो आपकी कुंडली में मिल रहे हैं। जिन लोगों की कुंडली में गुरु और शनि का मिलन हो रहा है तो उनको तो शनि की तपस्या और गुरु का ज्ञान मिला हुआ है, वो तो ऑलरेडी, उनको तो पीछे से यानी कि भगवान के आशीर्वाद के रूप में उनको एक गुरु मिला हुआ है जो उनको प्रॉपरली गाइड कर रहा है, जो कि उन्हें एक दिशा दिखा रहा है। और शनि से वो तपस्वी बने हुए हैं, यानी मेहनती बने हुए हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं वो, और वो अपने टारगेट्स को अचीव करे बगैर नहीं छोड़ते। यही गुरु शनि का मिलन है। अब लाल किताब की थ्योरी क्या कहती है कि जिन लोगों की कुंडलियों में ये मिलन नहीं भी हो रहा है तो भी उन्हें मिलाने का प्रयास करना है। अगर मिलाने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी कुंडली के जो नेगेटिव्स ऋण हैं वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे चुकता होने शुरू हो जाएंगे। ये बात मैंने इसलिए की क्योंकि आप लोगों ने ऋणों की बात की है, और जब तक गुरु और शनि आपस में नहीं मिलेंगे ऋण कैसे चुकता करोगे, जब तक आप तप नहीं करोगे। और तप कौन सा, हमेशा याद रखें, ज्ञान युक्त तप, बेवकूफों वाला तप नहीं करना, ये निषेध है। बेवकूफी वाला तप कौन सा होता है, चारों तरफ उपले जला लिए, लकड़ियां जला ली, नंगे होके बैठ गए, किसी ने आग का जलता हुआ टोकरा सिर पे रख लिया, कोई कहता है मैं हाथ ही खड़ा रखूंगा, कोई टांग खड़ा कर रहा है, कोई पांव ऊपर कर रहा है। ये मूर्खानंद है। अगर कहीं आपको दिखे इन्हें तपस्वी मत समझना, पहली बात तो समझना ये मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी है और इन्हें आप लोगों की जरूरत है। आपको इनकी जरूरत नहीं है, इन्हें आपकी जरूरत है। इनकी कुंडली देख करके इनको सही मार्ग पे लाने की जरूरत है कि माँ बेवकूफ आदमी, तेरे को कुछ ऐसा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको जिंदगी में कभी कुछ नहीं मिला और ना मिलेगा, ये ध्यान रखना। परमात्मा कभी भी शारीरिक कष्ट देने से, शारीरिक कष्ट कैसा कष्ट, उल्टा सीधा कष्ट देने से नहीं मिलता। जो परमात्मा है, परमात्मा आपके दुखी होने से सुखी नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। यानी ऐसा नहीं कि जब तुम दुखी होते हो तो परमात्मा एंजॉय करता है, नहीं। जब हम कहते हैं वो हमारा पिता है तो कोई भी पिता अपने औलाद के कष्ट में होने से सुखी नहीं हो। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? परमात्मा हमारा पिता है और कोई भी पिता औलाद के कष्ट में होने से दुखी ही होगा, सुखी नहीं होगा।
तो हमने कैसे मान लिया कि हम सिर नीचे करेंगे, टांग ऊपर करेंगे तो परमात्मा खुश हो जाएगा, या हम अपने आप को जलाएंगे तो परमात्मा खुश हो जाएगा, या हम धूप में खड़े होकर के काले हो जाएंगे तो हमें परमात्मा खुश हो जाएगा। ये सब महामूर्खता की बातें हैं। लाल किताब में इसके बारे में कहा है, ये पक्के रूप से बंधन योग है, अर्थात तुम बंधे पड़े, तुम्हारे ग्रह बंधे पड़े हैं, तुम पाप दोषों से अति पीड़ित व्यक्ति हो, इसलिए इस जन्म में कष्ट भोग रहे हो, तप नहीं कर रहे। फिर ध्यान रखना, तप नहीं कर रहे। तप का मतलब समझ गए? किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए ज्ञान युक्त तप ही सर्वोत्तम मार्ग है। इसीलिए हमें सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। किसी के इम्प्रेशन में केवल मात्र इसलिए नहीं आ जाना है कि वो ऐसी कलाबाजी खेल करके दिखा रहा है जो एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते। अगर आप एक जिम्नास्टिक प्लेयर से मुकाबला करने की सोचेंगे तो पक्का हारेंगे, निश्चित हारेंगे। और आप चाहेंगे कि मैं भी ऐसा बन जाऊं, तो भैया आप खुद संकट में पड़ने वाले हैं। पहले तो ये सोचिए कि आपने जिम्नास्टिक प्लेयर बनना है कि नहीं बनना है। अगर बनना है तो दिमाग लगाइए, अदरवाइज मत दिमाग लगाइए। आपकी कुंडली में एक योग है या 10 ऋण है या 9 ऋण है या 8 ऋण है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है, क्या आप उन ऋणों को समाप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं? जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है, उस ज्ञान को अंगीकार कर रहे हैं, यानी कि ग्रहण कर रहे हैं, अपने पास ले ले हैं, अपने अंदर समा रहे हैं, और समा करके क्या उस पर एक्शन ले रहे हैं? वो लोग महामूर्ख होते हैं तो जो ज्योतिष इसलिए सीखते हैं कि हम पैसा कमाएंगे, फटाफट हम ये उपाय सीख लें और ये सीख लें, लोगों को बताएंगे तो करेंगे। नहीं, सबसे पहले अपना भला कर, सबसे पहले अपने कुंडली के दोषों को रिमूव करने का प्रयास करना है। बहुत उत्तम ज्योतिषी बनना है, केतु वाले ज्योतिषी बनना है। केतु वाला ज्योतिषी कौन होता है? केतु वाला ज्योतिषी, जैसे ही लाल किताब के अनुसार केतु दिमाग में आए तो बृहस्पति दिमाग में आ जाना चाहिए। मैंने जब आपको केतु के बारे में बताया था तो क्या चीज बताई थी? जितना अच्छा बृहस्पति होगा उतना अच्छा केतु होगा, और जितना अच्छा बृहस्पति होगा उसका मतलब व्यक्ति उतना ज्ञानी होगा। और केतु के साथ क्या चीज जुड़ जाती है? अच्छाई कौन सी जुड़ जाती है? राह चलते आदमी का भला करने की प्रवृत्ति। जब आप में किसी इंसान के दुख दर्द को समाप्त करने के लिए जब आपकी प्रवृत्तियां जागेंगी कि मैं कोई ऐसी विद्या ग्रहण करूं, ऐसा कोई उपाय सजेस्ट करूं जिससे इसका दुख कम हो जाए, तो आप केतु वाले ज्योतिषी बन जाएंगे। और केतु वाला ज्योतिष जो भी बनता है उसका यश अक्षुण रहता है और मरने के बाद कई गुना बढ़ता है। मैंने कहा है मरने के बाद कई गुना बढ़ता है। ऐसा ज्योतिषी जिसके ऊपर आशीर्वाद रख देगा उसका बेड़ा पार है, ये ध्यान रखना। इसलिए ज्योतिषी ऐसा बनना है जिसके आशीर्वाद में ताकत, और आशीर्वाद के में ताकत उसी व्यक्ति के होगी जिसके अंदर सद्भावना होगी। फिर होता है शनि वाला ज्योतिषी। शनि वाला ज्योतिषी कौन सा होता है? थोड़ा सा समझदार होता है, बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान तो केतु वाला भी होता है, वो तो परम ज्ञानी है। परंतु इस ज्ञान में, शनि के ज्ञान में क्या छिपा है कि थोड़ा अपना भी भला कर लें। तपस्या तो कर रहे हैं पर इस तपस्या का फल भी थोड़ा सा हम भी अचीव कर लें। तो कहने का मेरा तात्पर्य आप लोगों से ये है कि आप लोग सबसे पहले अपनी कुंडली में देखिए कि कौन कौन से ऐसे योग छिपे हुए हैं जो आपने
जिसका चुकता करना है और उसकी क्या क्या सावधानियां। अब लाल किताब में कई बार चीज आ गई कि आपने फला चीज दान में नहीं लेना, उसका सिंपल नियम है लाल किताब, जो आपको वैदिक में भी बताया दिया जाता है ना, ये लाल किताब का ही नियम है कि उच्च के ग्रहों का दान मत करो। ये लाल किताब का नियम है, वैदिक का नियम नहीं है, ये ध्यान रखना। ये वैदिक किताब का नियम नहीं, ये लाल किताब का नियम है कि जो ग्रह आपका उच्च का हो उसका आपने दान नहीं करना, और जो ग्रह नीच का हो उसका दान लेना नहीं है, वो चीज गिफ्ट में लेनी नहीं है। तो ये सिंपल लॉजिक है। जो चीज ऊंची पड़ी हुई है उसका अगर आप दान करोगे तो वो ग्रह कमजोर हो जाएगा, और नीचे जो ग्रह कमजोर पड़ा हुआ है अगर उसकी चीज फ्री में लोगे, मुफ्त में लोगे, तो आपकी पीड़ाएं बढ़ जाएंगी। हमें इस तरीके से छोटे छोटे ये जो पेट फार्मूले हैं, बड़े सटीक फार्मूले हैं, सिर्फ इनको याद रखना है और अपनी सावधानियों को समझ, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीज दिमाग में रखनी है और धीरे धीरे उपाय करना। अगर आप उपाय बड़े नहीं कर सकते तो कुछ सटीक से उपाय हैं, सिर्फ लाइफ को उनके अनुसार फॉलो करना है। जैसे पहला सीधा है, वैदिक नियमों का पालन करो। अब वैदिक नियम में बहुत सारी चीजें आ गई कि चाल चलन अच्छा रखो, किसी को धोखा मत दो, किसी की झूठी गवाही मत दो, ईश्वर के अंदर आस्था रखो, किसी को सताओ मत, किसी को नुकसान मत दो, किसी के साथ धोखाधड़ी मत। अब ये सारे वैदिक नियम ही हैं। सुबह सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ, भोजन को सूर्यास्त से पहले खाना खा लो, ये सब वैदिक नियम ही है। अब इस एक नियम में कितने नियम जुड़े हुए, सिर्फ उन्हीं को हमने समझने का प्रयास करना है। दूसरा, तो इस तरीके से आप रूल्स को फॉलो करें, नियमों को मानते चले जाएं, सारे उपाय होते चले जाएंगे। जल्दबाजी में कुछ भी स्टेप नहीं उठाना है कि अब भाई तीन तीन दोष आ गए या पांच दोष आ गए, ऐसा कुछ नहीं करना है कि आज ही कर दो। चलो आपकी बात आई तो मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ उपाय करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बातों में बात आ जाती है तो मेरी फाइल खुल जाती है। जब भी आप लाल किताब का उपाय आरंभ करना शुरू करते हैं तो एक दिन में एक ही उपाय शुरू करें, खास करके जब जब आप बाय बर्थ चार्ट के उपाय कर रहे हैं। देखो लाल किताब में दो तरह से उपाय होंगे, एक बाय बर्थ चार्ट के अनुसार, एक वर्ष फल के अनुसार। और जो बाई बर्थ चार्ट वही है जो आपकी कुंडली है, कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है कहाँ नहीं बैठा हुआ, कौन सा ग्रह आपकी कुंडली में मद्दा बैठा हुआ है, कौन सा अच्छा बैठा हुआ है, उसके अनुसार जब आप उपाय करने बैठते हैं तो वो आपका बर्थ चार्ट का उपाय है। चौथी तारीख यानी चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी यानी 14वां दिन, पूर्णिमा से जो एक दिन पहले का समय होता है, इस दिन से कोई उपाय शुरू ना करें। चतुर्थी, उस दिन चतुर्थी नहीं होनी चाहिए, नवमी नहीं होनी चाहिए और चतुर्दशी नहीं होनी चाहिए, उस दिन उपाय आरंभ ना करें। अब मान लीजिए 5 उपाय हैं और पांचों अलग अलग तरह के उपाय हैं, तो एक दिन में एक उपाय शुरू करें। पर इमरजेंसी के वक्त एक से ज्यादा भी किए जा सकते हैं, वो फिर आपको एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करेगा। वो संकटकालीन कुछ उपाय होते हैं जिनमें छूट होती है, पर वैसे आम तौर पर एक दिन में एक ही उपाय शुरू करें। फिर बेशक वो कंटिन्यू दिन में चाहे वो 2 उपाय हों, 3 उपाय हों। जैसे मान लीजिए मंगलवार का भी उपाय हैं आपके और बुधवार के भी उपाय हैं। तो मंगलवार को पहले उपाय पहला मंगल का शुरू करना है, बुधवार को फिर बुध का शुरू करना है, और हर उपाय 45 दिन तक कर सकते हैं। और वो जो आपके बर्थ चार्ट का उपाय है।
और जो वर्षफल का उपाय होता है वो 9 दिन, 11 दिन, 21 दिन, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन भी डिसाइड किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि 43 दिन का ही, 1 दिन का भी किया जा सकता है, 3 दिन का भी किया जा सकता है। वो प्रॉब्लम को देखते हुए और ग्रह स्थिति को देखते हुए वर्षफल के अनुसार आप डिसीजन ले सकते हो। उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। जो मैंने कहा पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, उसमें 43 दिन, अच्छा 43 या 45 कोई भी ले लो, उसका कोई फर्क नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, 43 कर लो, 45 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 43 दिन, 43 सप्ताह, 43 साल का मैंने आपको बताया था। तो लाल किताब के ना सिंपल सिंपल सूत्र हैं, उनको ध्यान में रखे जाओ और आप रेमेडीज जो है खुद की कर भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। लाल किताब में निशानियां बहुत महत्वपूर्ण है, लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लक्षण जरूर मिला के देखने हैं, क्योंकि यहाँ वक्री का कंसेप्ट तो है नहीं कि ग्रह अगले भाव में रिजल्ट दे रहा है कि पिछले भाव में रिजल्ट दे रहा है। तो कभी कभी यहां तक देखा गया है कि ग्रह जहां पर बैठा होता है, अब वो लिख तो दिया कि वहां पर बैठा हुआ ग्रह खराब है, पर अगर व्यक्ति को उसके लक्षण नहीं आ रहे हैं तो उसके साथ छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का शुक्र अष्टम भाव में है तो लाल किताब कहती है कि ये कुछ यहाँ पे लक्षण आने चाहिए। क्या लक्षण आना चाहिए? नंबर 1, ऐसे आदमी के पास कितना ही पैसा कमाता क्यों ना हो, पर ऐसा आदमी जीवन में कर्जा जरूर लेता है। चाहे होम लोन के नाम पे ले, चाहे कार लोन के नाम पे ले, चाहे बिजनेस लोन के नाम पे ले, कर्जा लेता है और खामखाई ले लेता है कर्जा और फिर चुकाता रहता है। अब कमाल की बात, तो उस कर्जे का असर उसके ऊपर ज्यादा पड़ता भी नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव के शुक्र की कमाई हमेशा अच्छी रहती है। लाल किताब ने यहाँ तक लिखा है कि उसकी जेब कभी खाली नहीं रहती, जिस भी जेब में हाथ डाल देगा पैसा मिलेगा, अर्थात कमाई के साधन रहते हैं, फिर भी वो कर्ज लेगा। ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात है ना, कि पैसा होते हुए कर्ज है। तो आपने ये लक्षण मिलाना है। दूसरा, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को खराब कर सकता है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी में दिक्कत पैदा कर देगा। उसकी वाइफ गुस्सेल होगी, गुस्सा करने वाली, लड़ाई झगड़ा करने वाली। और ये जरूरी तो नहीं कि उसको गुस्सा उसको फील हो रहा है, हो सकता है आपको फील हो रहा हो, उसको ना हो रहा हो। है तो लक्षण कैसे मिलाने? तो ऐसे लक्षण मिलाने, अगर वो कहता है नहीं नहीं मेरी वाइफ से मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो मेरे भाई आपने जबरदस्ती शुक्र अष्टम का इलाज नहीं करना है, क्योंकि 8वें भाव में बैठ करके शुक्र अच्छे रिजल्ट भी देता है, वाइफ को अच्छा भी बनाता है। हाँ, पर स्वभाव में गड़बड़ होगी, पर हो सकता है वो फील ना करे उस स्वभाव को गड़बड़ है। अब हमारे हरियाणा में अगर पति को कोई गाली दे दे, उसको नहीं फर्क पड़ा, वो उठा करके टोकरा सिर पे फिर गांव में अपने खेत पे चल देगा, और वो पीछे से गाड़ी बकती जा रही है, वो भी अपने आगे काम में लगा पड़ा है। भाई शहर वाला कह रहा, अरे वाह ये तो बड़ा मामला, ये तो तलाक का मामला बन गया, तो गालियां चल रही हैं आपस में तो तलाक होगा। पर भाई उनको नहीं फीलिंग फैक्टर, वो कल्चर का पार्ट है उनके लिए, उनको कह दिया मैंने बक लिया, तूने बक लिया, बात बराबर, अब लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए। तो अब शुक्र अष्टम में क्या करेगा? तो आपने लक्षण मिलाया, पर कहने का मतलब अगर उसका फीलिंग फैक्टर पॉजिटिव है तो आपने छेड़छाड़ नहीं करनी है, खामखाई जबरदस्ती उसके साथ उपाय नहीं करना है कि काली गाय की सेवा कर, पीली गाय की सेवा कर, उस चक्कर में नहीं रहना है। तो लक्षण साथ में मिलाने हैं। हाँ, एक आदमी कहता है मेरे साथ तकलीफ है, मुझे प्रॉब्लम है, तो जरूर आपने लक्षण मिलाते हुए अगर लक्षण मैच कर रहे हैं, जितने ज्यादा मैच कर रहे हैं समझ लेना प्रॉब्लम उतनी ज्यादा सीवियर है, और फिर रेमेडी की पावर बढ़ा देनी है। आप रेमेडी की पावर बढ़ा देनी है। इस प्रकार से आपने लाल किताब के उपाय करने हैं। जैसे अभी ऋण हुए थे हमारे, इसी कड़ी में हमारा जो अगला ऋण है वो रिश्तेदारी का ऋण है।
ये रिश्तेदारी का ऋण जो होता है, इसका संबंध मंगल ग्रह से है और बहुत आसान है ये याद रखना कि जैसे कुंडली में पहला भाव और आठवां भाव ये मंगल के भाव है और यहाँ पर मंगल का दुश्मन खास करके बुध और केतु अगर आ जाएं, यानी कि पहले भाव में और आठवें भाव में या तो बुध ग्रह आ जाए या केतु ग्रह आ जाए, तो ये इससे मंगल पीड़ित हो जाता है। इसे ही रिश्तेदारी का कर्जा कहा गया है। ये लोग रिश्तेदारी से बड़े परेशान रहते हैं। अच्छा, अब इसके लक्षण क्या हैं? एक तो लक्षण मैंने पहले बता दिया। अगर इनको ये पता लग जाए कोई रिश्तेदार आ रहा है, इनको इतनी टेंशन हो जाती है कि पूछो मत, क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो रिश्तेदार उनके लिए टेंशन हो जाते हैं, इसलिए इसको रिश्तेदारी का टेंशन वो कहा गया। पर वास्तव में इससे मंगल पीड़ित हो जाता है। अब आप याद करो कि मैंने मंगल ग्रह को जब पढ़ाया था, देखो जोड़ने का तरीका, मैंने जब मंगल ग्रह को पढ़ाया था, याद करो क्या क्या चीजें बताई थी, कौन कौन से कष्ट सारे आप जोड़ दो। अब लाल किताब में तो सिंपल इतना लिखा है कि भाई पहले और आठवें भाव में बुध या केतु आ जाएं तो रिश्तेदारी का ऋण होगा। पर अब हमने लिंक किया मंगल को, मंगल से कौन कौन सी पीड़ाएं होती, तो मंगल से कौन कौन सी पीड़ाएं होती बेसिकली नहीं लिखा लाल किताब में, जो मैं भी बताने जा रहा हूँ। मंगल अगर खराब होगा तो व्यक्ति का क्या खराब होगा, उसके अपने भाई से नहीं बनेगी। मंगल खराब होगा तो जमीन जायदाद से रिलेटेड दिक्कतें आएंगी। मंगल खराब होगा तो उसको गुस्सा बहुत आएगा। मंगल खराब होगा तो लड़ाई झगड़ा करे। मंगल खराब होगा तो उसके रिलेशनशिप खराब होंगे। मंगल खराब होगा तो उसकी शादीशुदा जिंदगी के अंदर दिक्कतें आएंगी। मैंने कितनी चीजें मंगल ग्रह के बारे में बताई थी, सारी की सारी जोड़ देनी। ये सीखने का तरीका किताब में तो थोड़ा सा लिखा मिलेगा, पर आपने अपना बुद्ध को तेज करते हुए, अपने मरकरी का इस्तेमाल करते हुए वो सब चीज जोड़ देना और आप जो चीज बता दोगे वही चीज ठीक ठाक हो जाएगी। अब इन लोगों के साथ इन लोगों ने क्या किया होगा, क्योंकि देखो मंगल अभी हमने नहीं देखा, सिर्फ ये देखा कि केतु लगन में बैठा था या आठवें में बैठा था या बुध लगन में बैठा था या बुध आठवें में बैठा था। पर अब को लाल किताब की थ्योरी समझ रहे हो, मंगल कहीं बैठा हो वो पीड़ित हो जाएगा, और वो पीड़ित हो जाएगा तो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद फसाद जो जो मंगल के बारे में बताई थी वो सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। गुस्सा क्रोध ये सब आना शुरू हो जाता है। तो आप याद करो कि मैंने पास्ट के बारे में क्या बताया था, जिसका मंगल खराब होगा उन्होंने जोरा मर्दी की होगी, जोर जबरदस्ती की होगी, बाहुबल का प्रयोग किया होगा, लोगों को दुखी किया होगा, सताया होगा, मारा होगा, पीटा होगा, लोगों के खेतों में आग लगाई होगी, लोगों की जमीन जायदाद को हड़प लिया होगा, हैं? और पशुधन को खराब किया होगा। जो पशुधन होता है गांव में खेतों में जो इस्तेमाल होने वाले जानवर होते हैं, गाय हैं भैंस हैं, इनको नुकसान पहुंचाया होगा। तो क्या होगा ऐसे लोगों की कुंडलियों में इस जन्म में रिश्तेदारी का ऋण बन जाएगा। अब ऐसे व्यक्ति को ये पता चल जाए सुबह पहले कि आज वाइफ का जन्मदिन है या बच्चे का किसी का जन्मदिन है या भाई का जन्मदिन है, उसका मुंह एकदम सिकुड़ जाएगा। वो कहेगा आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है जन्मदिन मनाने का, तुम मनाते रहना, खर्चा ज्यादा करना नहीं है, हैं? एक ब्रेड मंगा लो, एक बिस्कुट मंगा लो, खा लो, और ना मंगाओगे तो ज्यादा बेटर रहोगे। जूते मारूंगा, तुम्हें पता क्या है मैं कितनी मुश्किल से कमा कमा के ला रहा हूँ। कहने का मतलब जन्मदिन शाम को, उसने सुबह पहले झगड़ा शुरू कर देना है। तो किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, जरूरी नहीं वो जन्मदिन पे नाराज हो, मतलब किसी भी तरह के उत्सव में पार्टी में, घर में कोई कहे भी हम सत्संग करा लें, या घर में कहें कि हम जो है प्रोग्राम कर लें, या रिश्तेदार बुलाने की बात हो या मित्रों को बुलाने की बात हो या इकट्ठा करने की बात हो, और घर में अगर किसी के टेंशन हो जाए,
समझ लेना मंगल खराब है, तो ये रिश्तेदारी का ऋण कहलाता है। इसको चुकता करना ज्यादा बेटर है। ठीक है, मंगल के उपाय होंगे। अगर याद ना रहे ना कोई ऋण, तो बस ये याद रख लिया करो इससे कौन सा ग्रह पीड़ित होता है, उसी के उपाय शुरू करा दिया। तो धीरे धीरे ऐसे लोगों में इरिटेशन कम होना शुरू हो जाती है। ये लोग बड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, बड़े इरिटेट रहते हैं, इनको लोगों को खिलाना पिलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो उनके हाथ से शुरू शुरू में जब आप उपाय कराओगे तो उनका बड़ा नेगेटिव फील होगा। उनको कहो कि लाल रंग की मिठाई बहन बेटी को दो, उनको बड़ा गुस्सा आएगा कि बहन बेटी 400 रुपए का मिठाई का डब्बा ले गई, कमाल की बात है, ये पहली बात तो आई क्यों थी, अब आ गई थी तो 400 रुपए वाली का देना जरूरी है, गुड़ क्या भाव चल रहा है, गुड़ दे दो इसको, है 40 रुपए में काम चल जाएगा। तो ऐसे ऐसे विचार उसके दिमाग में आएंगे बहुत ज्यादा। है इसका पति निकम्मा है, मेरे से नमस्ते नहीं करता, ढंग से बात नहीं करता, उसे तरह तरह की चीजें खोज खोज के लानी है इसी तरीके से कि मैं बच जाऊं, बस इसको देना लेना ना पड़े। तो आपने जबरदस्ती घर में अगर कोई परिवार सदस्य है ऐसा, तो उसे कुछ ना कुछ दिलाने की कोशिश करो। खास करके मंगल से रिलेटेड चीजों का दान और मीठी चीजों का दान, वो सब कराने की कोशिश। बेटा वो विनाश होगा, देख सोचा है कि नहीं, कुछ उठा ले जल्दी। तो ये सब आप करवाएंगे तो इससे चीजें आपको समझ में आ जाए। जरूरी नहीं है कि आपने फिक्स चीजें ही करनी है, कि अगर ये ऋण हो तो, जैसे अगर आपका गुरु का ऋण हो तो आप क्या करेंगे, सिंपल है, गुरु के उपाय शुरू कर दो। जरूरी नहीं कि जो एकदम एक्यूरेट किताब में लिखा है उसी के अनुसार चलना है। इम्प्रूवमेंट की बहुत रिक्वायरमेंट है लाल किताब में। आप अपने बुद्धि का, अपने लॉजिक का प्रयोग करके आप बड़े आसानी से उस उपाय को बना सकते। अब अगला ऋण आप नोट करें, आज आराम आराम से कराऊंगा। पिछली बार कंप्लेंट थी कि जल्दी कुछ ज्यादा करा दिया, मैंने कहा नहीं, लंबी सांस खींच खींच के कराएंगे। एक ऋण होता है, इस ऋण का नाम है अजन्मा ऋण, अजन्मे का ऋण, यानी जिसने अभी जन्म नहीं लिया उसका कर्जा होना। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी नेगेटिव प्रथा भी है, गर्भ में बच्चों का को समाप्त कर देना, जन्म लेने से पहले ही उसको मौत के घाट पहुंचा देना, जिसे भ्रूण हत्या भी कहा जाता है। लाल किताब इसको बहुत गलत मानती है। इससे जो कर्जा पैदा होता है इस जीवन के अंदर, बहुत ही दुखदाई होता है। अब इनका समझो कैसे, आप देखोगे कि ये कौन व्यक्ति है, तो 12वां भाव देखना है। और 12वें भाव को समझने के लिए एक चीज की पहचान रखनी है, 12वां भाव बृहस्पति का है। जमीन, 12वें भाव में जो जमीन है वो बृहस्पति की है, और उस पर जो कब्जा है वो राहु का है। बस 12वें भाव में हमेशा याद रखना, कभी भी 12वें भाव में कोई ग्रह बैठ जाए और आपको समझ में ना आए तो बस ये सूत्र याद रखना, 12वां भाव बृहस्पति का है, यानी कि 12वें भाव की जमीन बृहस्पति की है और उस पर राहु का कब्जा है। अब जो भी ग्रह आएगा उनको इन दो ग्रहों से ही टकराना पड़ेगा, बृहस्पति से और राहु से, है? तो यहाँ का नियम क्या कहता है, यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में 12वें भाव में सूर्य, मंगल या चंद्रमा हो, ये तीन ग्रह, सूर्य, मंगल, चंद्र, इन तीन ग्रहों में से कोई भी हो, अब ये तीनों तो बृहस्पति के मित्र हैं और बृहस्पति की जमीन है, तो बृहस्पति तो खुश हो गए क्यों, मित्र आ गए वहां पर। तो परेशान कौन हुआ, राहु। राहु का झगड़ा इन तीनों से, सूर्य से भी, मंगल से भी, चंद्रमा से भी।
तो कौन परेशान हो गया? राहु पीड़ित हो गया। अब जिस व्यक्ति की कुंडली के 12वें भाव में सूर्य, चंद्रमा, मंगल हैं, तो कुंडली में राहु कहीं बैठा हो वो पीड़ित माना जाएगा। और जिसका राहु पीड़ित माना जाएगा, वो मैंने राहु वाला वीडियो उठा के देख लेना, क्या क्या लक्षण बताए राहु से पीड़ित आदमी। राहु से पीड़ित व्यक्ति में इम्पेशंस आपको देखने को मिलेगा। वो पूरी बात सुन नहीं पाता, उससे पहले उसको जवाब देना हो। बिना मतलब के विचार उसके दिमाग में बहुत आते हैं, यानी ओवरलोडेड रहता है, टू मच थिंकिंग उसकी बहुत बड़ी समस्या होती है। या आप ये कह सकते हैं कि उसका ब्रेन सुपर एक्टिव रहता है, कुछ ज्यादा ही सोचता है। और कभी कभी तो डॉक्टर उन्हें दवाइयां देता है कि भाई ब्रेन को शांत करो, इसको, इसमें एक्सेसिव एक्टिविटीज हो रही हैं इस ब्रेन के अंदर। तो एक्सेसिव एक्टिविटीज के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं, तो जब ही दी जाती हैं जब आपका राहु बहुत ज्यादा एक्टिव। तो राहु का खराब हो जाना ये एक दोष है। अब आपने खुद दिमाग लगाना है। अगर सूर्य 12वें में होगा तो क्या होगा? तो आपने इमेजिन करना है कि सूर्य और राहु इकट्ठा हो गया, तो सूर्य ग्रहण हो गया, तो सूर्य पीड़ित हो गया। राहु तो पीड़ित हुआ हुआ, सूर्य भी पीड़ित हो गया। चंद्रमा 12वें में है तो राहु चंद्रमा मिलन, मंगल है तो राहु मंगल मिलन। तो आप देखो, मंगल किसी का 12वां बैठा है और लाल किताब के अनुसार तो ये राहु मंगल मिलन हो गया। अगर आपने ऐसा कह दिया कि आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, रात को बेचैनी रहती है, सारी रात करवटे रहते बदलते रहते हो, पर नींद सही ढंग से नहीं आती है मार धाड़ करने का बड़ा मन करता है आपका, तो बात बिल्कुल सटीक जाएगी। बेशक मंगल के 12वें में बैठे हो कि ये सब बातें बेशक ना लिखी हो, पर आप जब भी ये बातें बोलोगे दिमाग लगा के, लाल किताब में ना कुछ ट्रिकी चीजें बहुत हैं, और जो समझदार आदमी होता है वो इन ट्रिक्स का बड़ा इस्तेमाल कर लेता है, और वो ऐसी फिर बातें बताने में कामयाब हो जाता है। सामने वाला कहता है कमाल की बात है, ये बात तो अभी तक किसी ने नहीं बताई थी, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये है तो ऐसा ही। अब आपके दिमाग में आपने रट्टा मार लिया कि राहु और मंगल के मिलने से जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम नोट कर ली। अब आपने देखा कि मंगल 12वें में बैठा है, तो भी अगर वो की वो चीजें बता दोगे तो वो की वो चीजें सेट बैठ जाएगी, उसको तकलीफ होगी। चीज समझ में आ गई बात? हाँ, श्रेयस अब सुखा। ये जो चीजें हैं, अब इसे बोलते हैं अजन्मा ऋण, अजन्मे का ऋण। यानी कि या तो इसने पिछले जन्म में ऐसा उल्टे सीधे काम करे, है ना, छोटे बच्चों के साथ बड़ी गड़बड़ करी है, तो इस जन्म में भी ये प्रवृत्तियां रहेंगी। अब वो कौन सी प्रवृत्ति रहेगी? लालच की प्रवृत्ति। ऐसे लोग पहले तो मित्र बनाते हैं, फिर मित्रता से लाभ उठाते हैं, और फिर उन्हें धोखा दे देते हैं। और ये प्रवृत्ति इस जन्म में भी रह सकती है। और अगर ये प्रवृत्ति नहीं जा रही तो सावधान, ये रिजल्ट बहुत खराब करेगा। वैसे तो हमें पता क्या लगता है, अरे अपनी ऐसी तैसी कराने दे यार, जा, हट, भगाओ इसको, फोन मत उठाओ, तंग करता है यार। हम लोग कहेंगे फोन मत उठाओ इसका, क्योंकि ये तंग करेगा। हम ये नहीं कहेंगे अब हमने काम तो निकल गया इससे, अब तो हम बात करके करेंगे क्या, अब उसका फायदा जो उठाना था उठा लिया। और जब इंसान फिर तो कहता है ये तो दिमाग खराब आ, तो वो चीज है। तो उन प्रवृत्तियों पर ब्रेक लगाना है। किसी वंश का नाश कर देना, पिछले जन्म में किसी के वंश का नाश कर दिया। और इसकी ज्यादा पहचान क्या होगी कि जब आपके घर से बाहर निकलते ही कोई गंदी नाली, या आपके बिल्कुल मेन गेट के साथ से गंदी नाली बहती हो, और ऐसी नाली जिसमें कीड़े पनपते हो, कीड़े तो पनपते ही हैं, खैर गंदी नाली ही नोट कर। मेन गेट पर कूड़ा दान रखा हो, बंद गली का आखिरी मकान हो, या वो गली ऐसे गली में रहता हो जो गली बंद हो, साउथ दिशा में, घर से साउथ की दिशा में शमशान भूमि पड़ती हो, या शमशान घाट
आसपास होता हो, मतलब ज्यादा दूर ना हो घर से, तो ये सिम्टम बढ़ जाएंगे। मतलब ये बातें लक्षण क्यों बताइए, निशानियां हैं, इसे लाल किताब की निशानियां कहा गया है। तो ये निशानियां अगर हों साथ में, तो आपने समझना है ये दोष ज्यादा है, ये सीरियस दोष है। तो सबसे पहले तो आपको निशानियां खत्म करानी है बंदे से। हैं भाई, अगर तू कूड़ा घर, आजकल शहर में तो क्या है कि कूड़ा उठाने वाले आते हैं तो वो कूड़ा मेन गेट पे रख देते हैं। तो मेन गेट पे ना रखें, कोई दाएं बाएं रखें तो ज्यादा बेटर है, और या जिस समय आता है उसी समय बाहर जाएं और रख करके तुरंत वापस लेकर के आ जाए, उसे रखें ना रखें। पर घर में क्या है कि आलस्य की वजह से ये समस्याएं बनी रहती हैं। और अगर घर में के बाहर नाली है तो उसको पक्का करा दें, उसको कवर करा दें। और तो कुछ आप कर नहीं सकते तो कवर करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसकी निशानियां बंद करवाएं। अगर निशानियां बंद नहीं होंगी तो रेमेडी करने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है। अब इसके रिजल्ट क्या होते हैं, नेगेटिव रिजल्ट। ऐसे आदमी के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, और अचानक से ये ऐसा आदमी बहुत ऊंचाई पे जाके एकदम नीचे डाउन आ जाता है। रईस होकर के भी एकदम से वो डाउनफॉल में आ जाता है। मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है, पागलों जैसी हरकतें होनी शुरू हो जाती है। चोरी के आरोप लगते हैं, और यहां तक देखा गया बिना कसूर जेल भी हो जाता है। नाखून के खराब होने की बीमारियां, नाखूनों के जो परचट होते हैं ना, ये साइड वाले, ये नाखून गल जाते हैं, या इनमें कोई ना कोई गड़बड़ रहती है। अक्सर इन्फेक्शन वगैरह नाखूनों के अंदर होने की शिकायत भी रहती है। और ये जितना ज्यादा होगा, समझ लेना इस दोष का असर ज्यादा है। और दोष का असर ज्यादा है तो ऐसे आदमी के जीवन में फिर जेल यात्रा का योग भी बनते देर नहीं लगती है। और चोरी के आरोप लग जाएंगे, लांछन लग जाएंगे, उल्टे सीधे कुछ भी। कभी कभी तो चोरी के साथ डकैती डाल दी, रेप केस हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, पता नहीं क्या क्या आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं। तो वो भी बड़ा भारी एक चक्कर फंस जाता है इसके। तो ऐसे को बड़ा ही सावधानी से काम करना चाहिए। अचानक से संकट आ जाते हैं जीवन के अंदर, अब उन्हें भी उपाय क्या करना चाहिए, यही उपाय करना चाहिए कि अपने घर के सदस्यों की संख्या गिने, और सबके नाम का एक एक नारियल ले ले और उसे जल प्रवाह कर देना चाहिए। अब इसमें क्या बताया था, कौन सा ग्रह खराब होता है, राहु ग्रह पिटता है। तो राहु का संबंध ससुराल से है, तो ससुराल वालों से बना के रखनी चाहिए, उनसे संबंध खराब न रखें। परिवार में मेल जोल बना करके रखें, संयुक्त परिवार में रहने का प्रयास करना चाहिए। और ये लक्षण होंगे ऐसे लोगों के, ये लोग संयुक्त परिवार में रह के खुश नहीं होते, उनसे बिगाड़ के बैठे रहते हैं। अब आप में से किसी का ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि साहब, हमारे घर वाले चाहते ही नहीं, हमें भगा देते हैं, हमसे बातचीत ही नहीं करते, हमसे लड़ बैठते हैं, क्या करना चाहिए। बिल्कुल मानता हूँ, जिनके साथ ऐसा होता है, पारिवारिक लोग, उनके साथ मामला गड़बड़ा जाता है। उन्हें फिर भी झुक करके, जैसे कोई बड़ा भाई मिला, चाहे आपकी बोलचाल नहीं हो, उनके पांव छूना मत भूलिए। पिताजी मिले, चाचा मिले, ताऊ मिले, उनके पांव छूना मत। अपनी सभ्यता नहीं छोड़नी है, उनका अपमान नहीं करना। एक दिन जरूर आएगा, वो कहेंगे भाई कुछ भी है, चार लोगों के बीच में मेरे तो पांव छूता, अगला मेरे सामने नहीं बोलता फालतू। बेशक हम उसके बारे में कुछ भी कहें, वो बंदा हमसे तो बिना मतलब टकराता नहीं है, बिना मतलब बकवास करता नहीं है। तो एक समय आता है वो दोष खत्म भी हो जाता है। और जैसे ही ये दोष डाउन होते हैं, अगर गलती से चोरी का आरोप लग जाता है तो तुरंत वो आरोप हट जाता है। ये लोग फंसे रहते हैं। बहुत केस आप लोगों के सामने ऐसे आएंगे, साहब हमें फंसा दिया, फलाने ने फंसा दिया, रिश्वत के केस में फंसा दिया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत आपके पास आता है। और हम वैदिक से जब देखते हैं तो हम ग्रहों को देखते जरूर है, पर हमें ये दोष नहीं समझ में आता। यार ये तो पास्ट लाइफ का दोष फंसा पड़ा है। अब हुआ तो ये पास्ट लाइफ की दोष की वजह से,
क्योंकि आपने चोरी की नहीं पर चोरी का आरोप लग गया है। तो ये है तो कोई पिछला अगला पिछला हिसाब किताब। तो उसके दोष को जब तक सही एक्यूरेटली आप डील नहीं करोगे, जब तक बात नहीं बनेगी। तो जैसे ही किसी के ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगे, उन्हें कहना चाहिए नारियल जल प्रवाह करना चाहिए, और नारियल को, प्रत्येक नारियल को अपने ऊपर से 7 बार वार करके जल प्रवाह करना चाहिए। हाँ, कुछ चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। जल प्रवाह करते समय वो गंदा नाला नहीं होना चाहिए, पानी साफ सुथरा होना चाहिए। जल प्रवाह जब जहाँ पर भी करें, पंजाब की तरफ सुविधा ज्यादा है, यूपी में भी सुविधा ज्यादा है, हमारे हरियाणा में सुविधा थोड़ी कम है, हैं? दिल्ली वालों के लिए भी थोड़ा सा आसान है क्योंकि यूपी पास में है। दिल्ली में भी कुछ नहरें अच्छी मिल जाएंगी, बाकी कई जगह पे दिक्कतें हैं। तो नहरी इलाकों में ये उपाय करना ज्यादा आसान है। फिर भी अगर उपाय करने के लिए साल में एक आध बार जाना पड़े, तो मैं कहता हूँ खुद गाड़ी करके चले जाना चाहिए। हाँ। हाँ विश्वामित्र जी। हाँ बताइए। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ विश्वामित्र जी बताइए। सर ये एक चीज था, जैसे हम नीच की बात हुई, नीच के ग्रह का उपाय नहीं करना है या उच्च के ग्रह का उपाय नहीं करना है और नीचे वाले का करना है। अब नहीं, इसको उपाय करना है, सिर्फ दान नहीं करना है उच्च का। उच्च की चीजों का दान नहीं देना है। हाँ, कमजोर नहीं करना उनको। अब सर, अब जैसे इसको हेल्प लेने के लिए D9 देख सकते हैं, कभी कभी उच्च का ग्रह D9 में पिट जाता है जाके। नहीं, लाल किताब की जब थ्योरी को लेके चलेंगे तो D9 नहीं देखना है विश्वामित्र। जो भी डिसीजन लेना है D1 में ही लेना है। और लाल किताब को जब हम पूरा पढ़ेंगे तो हमें D9 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसकी निशानियां, उसके लक्षण, सब चीज आपको मैच करेंगे, और हम्म। वो 100% आराम से मैच कर ही जाते हैं। ठीक बात है। मतलब वो जाने की जरूरत ही नहीं होती। हमें नवमांश में जाने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब कंफ्यूजन कहाँ खड़ा होता है? खड़ा जब होता है, जब देखिए जैसे मान लीजिए किसी का बृहस्पति नवम भाव में और मेष लगन हो, तो बृहस्पति हो गया स्वग्रही। अब हम कंफ्यूज हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं है। समझ रहे हो बात को? जिसको हम अच्छी तरह से जान रहे हैं कि भाई ये धार्मिक नहीं है, मंदिर नहीं जाता है, भगवान में आस्था नहीं रखता है, और कोई संत महात्मा नहीं है, कोई स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी नहीं है, तो हम कंफ्यूज हो गए कि यार ये कोई स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी नहीं है, कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर नहीं है, तो यार ये बृहस्पति तो स्वग्रही दिखा रहा है, कहीं बृहस्पति पिट तो नहीं गया। तो हम D9 में जाके देखेंगे कि बृहस्पति के हालात कैसे हुए। तो वो एक साधन है D9। और लाल किताब ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया कि दूसरा भाव, पांचवा भाव, 9वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव, इन सारे भाव में देखो कहीं राहु ग्रह, बुध ग्रह या शुक्र ग्रह तो नहीं आया हुआ। अगर वो आया हुआ है तो बेशक बृहस्पति 9वें में बैठा है, वो पिट गया। सिंपल सी बात। जैसे चंद्रमा को लेकर के अक्सर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। या तो चंद्रमा डायरेक्ट समझ में आ जाता है, अगर किसी का चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, तो डायरेक्ट समझ में आ गया भी चंद्रमा पिटा हुआ पड़ा है। पर फिर भी कई बार हम नवमांश में जाके देखते, लल किताब उसके बारे में सीधा सीधा क्या बता रही है कि बृहस्पति यदि पहले भाव से लेकर के छठे भाव तक, यानी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे भाव में कहीं पर भी किसी का बृहस्पति बैठा हो, तो उसका चंद्रमा पीड़ित मानना है। या केतु 7वें भाव से 12वें भाव के बीच में बैठा हो, अगर ये दोनों स्थिति मिल रही है, मान लीजिए किसी का बृहस्पति 5वें में भी बैठा है और केतु भी 7वें में बैठा है, तो चंद्रमा हमने ज्यादा पीड़ित मानना है कि भाई चंद्रमा कुछ ज्यादा ही पीड़ित हो गया। अब लाल किताब कह रही है बेशक चंद्रमा किसी भी भाव में बैठ जाओ। तो वो मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ पर D9 की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ रही बलाबल देखने के लिए। बलाबल देखने के लिए बहुत जो है आसान सा यहाँ पर सटीक सा सूत्र समझा दिया हमें, ये याद रखने की जरूरत है। अब जैसे
मैंने भी एक बार वैदिक में कराया था, जितने भी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं उसके लिए चंद्रमा का दूषित होना बहुत जरूरी है। अब इस थ्योरी को आप यहाँ पे लगा दो, आपको बिल्कुल सटीक बैठे। अब वहां पर आप करेक्टर जज कर रहे हो तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। यहाँ पर केवल मात्र इस कॉम्बिनेशन से ही आप पता लगा लोगे कि व्यक्ति का मन कितना कमजोर है। लाल किताब के और वैदिक किताब की जो थ्योरी है ग्रह से रिलेटेड वो सेम है, वहां गड़बड़ नहीं है, सिर्फ टेक्निक को देखने का तरीका अलग अलग है। वैदिक में भी यही बताया गया कि चंद्रमा दूषित होगा तो ये कहानी होगी, वहां पर भी यही बताया गया कि शुक्र बहुत अच्छा होगा तो व्यक्ति करेक्टर का अच्छा होगा, पर शुक्र पीड़ित होने से करेक्टर कमजोर हो सकता, करेक्टर कमजोर हो सकता। परंतु अगर चंद्रमा भी साथ में कमजोर होगा तो ये बात की पक्की मोहर लगे। अब इसमें सिंपल से सूत्र में समझा दिया कि ये चीज है। कभी कभी चंद्रमा देखने में बहुत अच्छा नजर आता है परंतु होता नहीं। चंद्रमा सबसे आसानी से पीड़ित हो जाता है, सबसे आसानी से, बहुत आसानी से पीड़ित होता है। समस्या वहां आती है जिस आदमी को हम जानते हैं, नए से परेशानी नहीं होती, जिसको हम अच्छी तरह जान रहे हैं और उसका ग्रह देखने में अच्छा लग रहा है, वहां हमें टेंशन हो गई, यार ये आदमी तो ऐसा है और इसको तो मैं पिछले 10 साल से जान रहा हूँ, 20 साल से जान रहा हूँ, ये आदमी की तो हरकतें सारी उल्टी सीधी हैं, पर ग्रह तो इसका बहुत अच्छा बैठा हुआ है। बात को जैसे कभी कभी एक मेरे पास केस वर्चुअल में क्या सर, वर्षफल के उपाय का मतलब जो फॉर्मूला वो सेम लगाने हैं एज इट इज, D1 देख के जो लगा रहे हैं। हाँ, D9 उसमें भी नहीं देखते, सिर्फ वर्षफल के अंदर ये देखते हैं कि ग्रह कौन से भाव में आ गया, और सारे नियम जो यूं के यूं हैं जो आपके बर्थ चार्ट वाले हैं वो उसमें लग जाएंगे। लेकिन एक साल का उपाय होगा, मतलब ये महीने का होता है, वो महीने का भी होता है, साल का भी होता है, दोनों ही बातें। मतलब उसका वैलिड मतलब एक साल के लिए उसकी वो होगी ना, मतलब एक हाँ, साल की एक साल के लिए ग्रह को या तो नष्ट कर दिया जाता है या अपने से दूर कर दिया जाता है या उसको शुभ बनाया जाता है। अगर खड्डा खोद करके उपाय करते हैं यानी कि उसको जमीन में दबा दिया जाता है उस ग्रह की चीजों को, तो उसको नष्ट करने का उपाय है, मतलब उस साल भर के लिए उसको नष्ट, पर नष्ट करने के लिए सोचना ये पड़ता है जिस ग्रह ने बहुत ज्यादा उपद्रव मचा दिया हो, संकट लाके खड़ा कर दिया हो और जिससे जूझना मुश्किल हो गया हो, उसी ग्रह को हमने नष्ट करना है, क्योंकि उस ग्रह से बहुत सारी चीजें और भी आती हैं, तो हमें ये भी देखना है कि कहीं हम और ज्यादा पीड़ित ना हो जाएं, तो बहुत सोच समझ करके नष्ट करने वाला ग्रह का मतलब उपाय करना चाहिए। नंबर 2 बात, जल प्रवाह करना, उस ग्रह की एनर्जी को अपने से दूर करना है, साल भर के लिए दूर कर दिया कि भाई ये एनर्जी हमारे पास नहीं लौट के आनी चाहिए, इसको दूर ले जाओ हमने से, तो ये वो चीज है। एक होता है फीड करना, फीड करना का मतलब उसको प्रेज करना, उसको जैसे हम कहते दान करो, मिठाई खिलाओ, कुत्ते को रोटी दो, ये फीडिंग हो गई। जैसे हमने केतु का उपाय कर दिया कि भाई जो है आप कुत्तों को जो है फीड करो, तो ये एक प्रकार से हम केतु को, नाराज केतु को मनाने का काम कर रहे हैं, उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं, कि उनको हम भगाना नहीं चाहते, अपनी लाइफ से दूर नहीं ले जाना चाहते, उनको हम नष्ट भी नहीं करना चाहते, पर हम कहते हैं कि तुम नाराज भी मत हो हमसे, तुम हमसे खुश रहो। तो जिनको हम खुश करते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको दान करते हैं, उन्हीं कारक वस्तुओं को, उन कारक चीजों को दान करते हैं। जैसे बृहस्पति के लिए, बृहस्पति ब्राह्मण है, तो बृहस्पति की चीजें लेकर के ब्राह्मण को दान कर देंगे, तो हम बृहस्पति को खुश कर रहे हैं। तो ये हम चाहते हैं कि बृहस्पति हमारे साथ बना रहे, इसको हम नष्ट नहीं करें। इसलिए लाल किताब में ना के बराबर जिक्र मिलेगा कि आपको बृहस्पति की चीजें जल प्रवाह, सिर्फ एक केस में कि अगर बृहस्पति बीमार कर रहा तो पीली चने की दाल जल प्रवाह करने का निर्देश है, अन्यथा सब जगह यही आएगा कि आप ये चीजें ब्राह्मण को दो
या मंदिर में दो, क्योंकि बृहस्पति हमारे साथ सदा बना रहना चाहिए। ये शुभ ग्रह है, दिमाग के विचार ही खत्म हो जाएगा। अच्छे विचार जो होते हैं वो अच्छा बृहस्पति होता है। तो सर उपाय करते वक्त प्राइमरी चार्ट हम मतलब वर्षफल ले सकते हैं? वर्षफल तो लेना ही पड़ेगा विश्वनाथ। उपाय करते वक्त मतलब नैसर्गिक रूप से अच्छा है मान लेते हैं, सपोज कोई D1 में ग्रह है, वर्षफल में खराब हो रहा है। दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप अपनी कुंडली बनाई, बर्थ चार्ट लिया। बर्थ चार्ट से क्या देखना है? बर्थ चार्ट से देखना है नंबर एक बात, कौन सा ग्रह हमारी पूरी कुंडली में सबसे गड़बड़ है और कौन सा सबसे बढ़िया है। जो सबसे बढ़िया है उसको नष्ट नहीं होने देना, यानी कि उसको हमने डेवलप करना है, उसको कायम करना है, उसको मजबूत करना है। मजबूत करने का तरीका क्या होता है? अपने शरीर पर धारण कर लें, हम उसके जीवन में उसकी चीजों को अप्लाई ज्यादा से ज्यादा मात्रा में करें ना, और जो चीजें हमारे लिए खराब है उस ग्रह से हम थोड़ा सा दूरी बना के रखें, यानी उन ग्रह की चीजों से दूरी बना के रखें। दूसरा है जो हमारे पास्ट लाइफ के जो ऋण हैं उनके ऊपर पॉइंट आउट करें कि ये जो ऋण है इनमें से जिनके सबसे ज्यादा लक्षण आ रहे हैं उसके हमने उपाय हर साल करने हैं। फिर हमने बनाना है वर्षफल। वर्षफल में फिर होता है कि ये पूरे वर्ष में कौन सा ग्रह ऐसा है, कोई एक या दो ही ग्रह मिलते हैं मुश्किल से जो इस साल हमें तंग कर सकते हैं, उनको पॉइंट आउट किया जाता है। और फिर महीने के महीने का हिसाब होता है कि इस महीने किस ग्रह का असर सबसे ज्यादा होगा, उसको पॉइंट आउट करा। अगर वो अच्छा असर दे रहा है तो छेड़छाड़ नहीं करनी, जो पहले से चल रहा है उसे चलने देना है। और जो नुकसान करे और नुकसान के साथ उसको लक्षण भी दिखाने चाहिए तो ये चीज माननी चाहिए। मान लीजिए किसी ने कर्जा ले रखा है तो ही कर्जे का भय बनेगा ना, कि कोई कर्जे गुर्दी पकड़ के आएगा कि ला भाई मेरा कर्जा वापस दे। अगर लाल किताब में आ गया कर्जे से बचें या कर्जा तुम्हें परेशान कर सकता है, पर तुमने कर्जा ले ही नहीं रखा तो तुम्हें अब नहीं डरना, अब उस ग्रह को नहीं छेड़ना खाम खाई कि तुमने कर्जा तो ले ही नहीं रखा है ना। वो वाली बात है कि जिनके घर में लाल रंग की गाड़ियां हैं वो सभी आ जाओ, सभी के लाइसेंस रद्द होंगे। अब हम टेंशन में कि हमारा लाइसेंस तो रद्द नहीं हो जाएगा, अरे भाई लाल रंग की गाड़ी ही नहीं है हमारे पास, तो हम क्यों टेंशन पालें। पॉइंट समझ गए बात? तो ये इन चीजों को ध्यान में रखें, ठीक है। तो ये हमारा एक ऋण हो गया अजन्मा। एक ऋण और याद रखें, ईश्वरीय ऋण। एक ऋण करा लेने दो बस पे, फिर मैं आपकी सबकी बात सुन। ईश्वरीय ऋण, इसे देवी ऋण भी कहा जाता है, इसे कुदरती ऋण भी कहा जाता है। इसमें केतु ग्रह खराब हो जाता है और सिंपल ये इसका संबंध छठे भाव से है। छठा भाव पर केतु ग्रह का कब्जा होता है लाल किताब में। जैसे मैंने बताया राहु का कब्जा 12वें भाव पर, केतु का कब्जा छठे भाव पर होता है। यदि छठे भाव में किसी का चंद्रमा बैठा हो या मंगल बैठा हो, दोनों में से कोई एक बैठा हो और दोनों बैठ जाएं तो ज्यादा, तो इसे देवी का ऋण कहा गया है। कुछ जगह पे कुदरती ऋण कह देते हैं, पर इससे होता क्या है, केतु ग्रह पीड़ित हो जाता है। अब केतु के दिमाग में आते ही आपके सीधी दिमाग में आ जाए, केतु का लाल किताब कहती है आपकी अपनी औलाद है, औलाद का सुख है। तो ये संकट किसके ऊपर आएगा? औलाद के ऊपर आता है। तो जिनका चंद्रमा छठे में होता है, मंगल छठे में होता है, उनको बार बार औलाद कष्ट आती है, औलाद के ऊपर कष्ट आते हैं, औलाद में पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें आती है, उनके हेल्थ की इश्यूज बहुत खड़े हो जाते हैं। इसलिए लाल किताब ऐसी चीजों में बड़ा डील करती है जो डायरेक्ट कई बार दिखाई नहीं देती। अब मान लो किसी का चंद्रमा छठे में हो और वो कहे जी मेरे तो बच्चा बार बार बीमार रहता है, तो हमें समझ में नहीं आएगा, हम चंद्रमा छठे को पकड़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हम कहेंगे चंद्रमा तो मन का कारक है, चंद्रमा माँ का कारक है, चंद्रमा स्ट्रेस का कारक, हम तो यही बात करेंगे ना, हम औलाद की बात नहीं करेंगे। या मंगल भी में भी वही बात है कि हम औलाद की बात नहीं करेंगे। पर लाल किताब उसको अलग एंगल से डील कर रही है, वो कह रही है भाई देखो औलाद तुम्हारी परेशान हो जाएगी। और ये ऋण देवी का ऋण। अब देवी के ऋण के बारे में क्या कहा गया है? कई बार हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं और वहां जाकर के देवी माँ के यहाँ जाते हैं तो कढ़ाई बोल देते हैं कि हम कढ़ाई करेंगे, या घर पर जाकर के मिठाई बांटेंगे या प्रसाद बांटेंगे। इस तरह की मन्नत मांगे आते हैं, मनोकामना बोल आते हैं और घर पे आने के बाद भूल जाते हैं। तो
फिर उन्हें जब याद आता है जब औलाद बीमार हो जाती है या कोई परेशान ज्यादा हो जाता है, हैं, तो फिर लोग बताते हैं कि तुमने कोई मनोकामना बोली थी, तुमने ये हुआ था, वो हुआ था। तो खास करके जिनका चंद्रमा या मंगल छठे में हो, उनको ऐसी चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। देवी देवताओं के स्थान पर जाते समय ना, या तो फालतू चीजें बोलनी नहीं चाहिए, चुपचाप बने रहना चाहिए, हैं? ज्यादा अमिताभ बच्चन नहीं बनना चाहिए वहां पर, है। तो वो डायलॉग नहीं बोलने चाहिए वो मंदिर में खड़े होकर के। ये मंदिर में डायलॉग तो बोलाते हैं, फिर आने के बाद भूल जाते हैं और फिर वो संकट खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये होता क्यों है? जिन लोगों के ये होता क्यों है? अगर जिन लोगों ने संतानों को मारा हो, छोटे बच्चों को खत्म किया हो लालच में आकर के, धन लेने के बाद धन वापस ना करें, रिश्तेदारों के प्रति अच्छी नियत ना रखें, कई बार ये इतना ज्यादा गड़बड़ हो जाता है कि इसमें औलाद का अंग भंग भी हो जाता है। औलाद को ज्यादा ही सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है, विश्वासघात बहुत जबरदस्त हो जाता है और धन व्यर्थ के कार्यों में लग जाता है। अब इसका भी क्या उपाय है? सिंपल केतु के उपाय करो। और केतु दिमाग में आते, कुत्ता दिमाग में आना चाहिए। कुत्ते की सेवा, बस ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो तो ये याद रखना, 100 से ज्यादा कुत्ते एक साथ, उसके लिए तो गली गली घूमना पड़ेगा, है। उनको भोजन कराओ, साल में एक बार जरूरी है ऐसा उपाय करना। काला कुत्ता घर में पाल लें, कान छेदन कराएं, कान को में सोना धारण करें, किसी विधवा महिला की मदद करें, गुरुजी, निस्वार्थ। कान कान छेदन किसका, बच्चे का कराना चाहिए? खुद का। गड़बड़ तो खुद ने की है। बच्चा कहेगा पापा काम तो उल्टे सीधे तू करके आया, कान मेरे छिदवा रहे हो। तो ये उपाय आपको करना चाहिए, इससे केतु पीड़ित होता है। सर विधवा श्री का आप कुछ बता रहे थे, वो रह गया बीच में। क्या बोल गया? सेवा, सेवा, विधवा की सेवा। हाँ, विधवा की सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। अच्छा, ये लाल किताब का उपाय है, जहां पर भी मंगल का दोष आ जाए, मंगल पीड़ित आ जाए, तो उसमें मंगल को जो विधवा भाभी जो होती है वो भी, या कोई भी विधवा स्त्री की सेवा या उसकी निस्वार्थ भाव से सेवा करना मंगल को ठीक करता है। अगला लिखें, बहन बेटी का ऋण। सर निस्वार्थ भाव से किसकी सेवा करें? विधवा महिला की। बहन बेटी का ऋण। अब बहन बेटी का ऋण जो होता है, ये तीसरे भाव और छठे भाव से संबंध रखता है। यदि किसी कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव या छठे भाव में आ जाए, और याद है ना बुध के बारे में क्या बताया था, बहन और बेटी, ये बुध ग्रह है, तो यानी कि बुध पीड़ित हो गया। किसी का भी चंद्रमा, अब ये ध्यान रखना, चंद्रमा अगर छठे में आ गया किसी का, तो 2 ऋण हो जाएंगे उसके ऊपर, देवी ऋण भी हो जाएगा और बहन बेटी वाला ऋण भी हो जाएगा। इसलिए छठे भाव के चंद्रमा के लिए ये जरूर आया कि उसे कभी जल दान नहीं करना, लिक्विड चीजें दान नहीं करनी, प्याऊ नहीं लगवाना। इवन दवाई तक, लिक्विड दवाई तक फ्री में नहीं देनी किसी को, नहीं तो वो जहर का काम करेगा, वो इधर पानी बांटेगा और उसको खुद के मेंटल स्ट्रेस हो जाएंगे, खुद दवाइयों पे आ जाएगा। बहन बेटी की हत्या करना, बहन बेटी को धोखा देना, बहन बेटी का पैसा, रुपया पैसा खा जाना, इसलिए हमारे देश में एक परंपरा है कि बहन बेटी का हमारे यहाँ धन लेने का रिवाज ही नहीं है।
उनका खाने का हक ही नहीं बनता। तो हमारे यहाँ पहले परंपरागत, आजकल तो निकम्मे बहुत पैदा हो गए हैं, तो क्या करें। नहीं, पहले हमारे यहाँ बचपन से सिखाया जाता है कि बहन बेटी का आपने नहीं लेना है, बहन बेटी का एक कर्जा हो जाता है, उसका नहीं लेना है, तो नहीं तो ये ऋण बहुत खराब हो जाता है। अब आपको पता चलेगा जब आप लाल किताब पढ़ेंगे कि जो हम ले तो लेते हैं, कई बार स्वार्थ में आकर के किसी का हड़प भी लेते हैं, परंतु इसका कर्जा हमें देना पड़ता है और इनका हमारी औलाद को भुगतान करना पड़ता है। बहन बेटियों पर जुल्म करना बिना मतलब, डोमिनेट करना, डोमिनेट करना तो सही रास्ते की बात नहीं, मतलब कई लोग है ना जबरदस्ती वो उनको बेचारों को बहुत परेशान कर देते हैं जबरदस्ती, अपने झूठे सम्मान के चक्कर में उनको बहुत पीड़ित कर देते हैं, तो वो सब नहीं करना चाहिए। ये बहन बेटियों को नहीं मारना पीटना नहीं चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ तो खैर हम बहुत लकी हैं कि हम सनातन परंपरा में पैदा हुए हैं और सनातन परंपरा में घरों में बहन बेटियों को मारने पीटने का हमारे यहाँ पे रिवाज नहीं है और नहीं होना चाहिए, ये गलत है, पाप है। तो लाल किताब ने उसको बिल्कुल आइडेंटिफाई कर दिया है कि भाई ये तो बिल्कुल ही नहीं करना। तो हम अगर ऐसा करते हैं तो बुध ग्रह नष्ट हो जाता है, और बुध ग्रह नष्ट होगा तो अब देखो, बुध ग्रह के बारे में यहाँ नहीं लिखा कि व्यापार नष्ट होगा, बेशक किताब में नहीं लिखा, पर आपके दिमाग में आना चाहिए कि बुध ग्रह का संबंध हमारी बुद्धि से है, हमारी नसों से है, हमारे व्यापार से है, हमारे व्यापार से, हमारी कम्युनिकेशन स्किल से है, हमारे फाइनेंस से है। अब ये सारी चीज आप जोड़ दोगे ना, उस बंदे पे बिल्कुल सटीक बैठेगी। उसका लक्षण क्या होगा, उसकी बहन बेटी के पैदा होते ही उनके घर में जरूर कोई अशुभ घटना होगी, उनके बहन बेटी की शादियों में बड़ी दिक्कत आ रही होगी, विवाह में बड़े संकट आ रहे होंगे, लड़ाइयां हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, मार पिटाइयां हो जाती हैं। किसी के बहन की शादी और मार पिटाइयां हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, पुलिस पुलिस का केस फंस जाए, तो समझ लेना भाई ये मामला गड़बड़ है। तो फटाफट कुंडली चेक करो कि चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा कहाँ नहीं बैठा हुआ, उसको चेक करो और उसके अनुसार इलाज करो। बहन के विवाह के बाद भी ये ऋण चलेगा? हाँ, बहन के पर गोत्र तो बदल गया उसका। बेशक बदल गया, पर भाई के कुंडली का ये जो चक्कर बड़ा है, और खास करके जिनका चंद्रमा तीसरे छठे बैठा होता है, तो उनको ये उपाय फिर करना बहुत जरूरी है। और खास करके अगर उसको खुशबू आने में कमी महसूस हो, जैसे कुछ लोगों को काफी दूरी से पता चल जाता है कि फलाने घर में क्या बन रहा है वो फटाफट है कि गुप्ता जी के यहाँ पे आज तो फलानी चीज बन रही है, तो इसका मतलब नाक बिल्कुल ठीक है, नाक ठीक है तो इसका मतलब बुद्ध ठीक है, सही काम कर रहा है मामला है। तो नहीं तो सुगंध आना कम हो जाती है। दांत बहुत खराब होते हैं, उनके दांत झड़ने लग जाते हैं, दांतों वो दांतों के डॉक्टरों को बड़ा अच्छे से जानते हैं, दांतों के डॉक्टर से बड़ी दोस्ती हो जाती है उनकी, फिर दांतों वाले के पास बैठे रहते हैं। तो समझ ले, ये दांत ज्यादा खराब होने लग जाए तो समझना धीरे धीरे बुध खराब चल रहा है। रईस होते हुए भी उन्हें ऐसे लगे यार पैसे की कमी, मतलब रईस का मतलब पैसे खूब हो, पर उन्हें हमेशा लगे यार कमी है तेरे पास, तू तो बड़े हालात तेरे कमजोर है। अच्छा, कई बार ये हो भी जाता है, मतलब जरूरी नहीं वो समझ रहा होता, सच में ही उसके हालात खराब हो जाते हैं, ये बुध ग्रह से, क्योंकि व्यापार नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर किसी को पता चले गर्भ में लड़की है यानी फीमेल चाइल्ड है, तो भूल करके भी उसको नष्ट नहीं करना चाहिए, इससे बुध नष्ट हो जाता है। मेरे पास ऐसे कई केस आए हैं जो अच्छे व्यापारी थे और जिनके जवान बच्चों की शादी हुई और फिर उन्होंने यही सब उल्टा सीधा कर दिया, नष्ट कर दिया गर्भ को, और बाद में उसके बच्चे की जो दुकान, कपड़ों की दुकान खुलवाई और कपड़े की दुकान चल के ही नहीं थी, जबकि बाप दादों की कपड़े की दुकान बहुत जबरदस्त चल रही है, नामी गिरामी शोरूम है, और बाद में उसका नहीं चल के दिया। फिर उन्होंने दूसरा धंधा बदलवाया, दूसरा भी फेल हुआ, तीसरा धंधा कराया, तीसरा भी फेल हुआ, तीन तीन धंधे फेल हुए। तो शुरू में तो लगता है कि बच्चे में कोई कमी होगी,
आवारा होगा ऐसा नहीं, और बच्चा भी बिल्कुल ठीक, वो चीज। फिर वो हमारे पास जब केस आया, तो जो बुध खराब होने की बात जब आने लगी, तो उससे मैंने एक ही बात पूछा था कि दांत तुम्हारे खराब होते हैं? कहते जी बहुत खराब हैं। यंग लड़का था, 32-33 साल का, ज्यादा बड़ा भी नहीं था। तब उससे पूछा कि तुमने कोई ऐसा काम कराया था? तब उसने हाँ की कि हाँ ऐसा कराया था। मैंने कहा ओहो, ये तो उसके बाद से ये हुआ है। कहता हाँ जी, उसी के बाद से ये सारा मेरा दुकान दुकान सब कुछ। तो भाई पहले तो व्यापार तू बंद कर, थोड़े दिन अपने बाप दादाओं के यहाँ दुकान में जा करके नौकरी कर। तो नौकरी कराई, कुछ उपाय कर साल भर के लिए, फिर बाद में दुकान खोली। अब उसकी दुकान चल रही। और उसको कहा भाई ये दोबारा ऐसा काम नहीं करना, कन्या पूजन कर। तो उसको कन्या पूजन करने के लिए बोला गया, और कन्याओं को वो हर साल जो है हलवा बांटने का काम करता है, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है कि वो नवरात्रों के अंदर तो विशेष रूप से कन्या पूजन जरूर कराता है। तो ऐसे लोगों को एक उपाय बड़ा सटीक लाल किताब में बताया है। तो 100 से ज्यादा कोड़ियां लेनी है, जो कोड़ियां होती हैं, कोड़ियां लेकर के उनको जलाना है। जलाने जो कोड़ियों की राख होती है उसको जल प्रवाह कर देना है। ये 9 ऋण हैं लाल किताब के, जो मैंने आपको करवाए हैं। इनको याद कर लेना आप। और ये लगभग उन्हीं से मिलते जुलते हैं जो 9 ग्रह करवाए हैं मैंने। आप अगर उन ग्रह के वीडियोस को भी बार बार देखोगे और इनको देखोगे तो एकदम लिंक कर जाओगे। कल मैं हो सके तो शाम को 7:30 बजे मैं आपको वर्चफल सिखाऊंगा, तो उससे और क्लैरिटी आएगी। अब आप लोगों के जो क्वेश्चन है पूछ लो। हाँ रत्ना जी। सर एक मैंने भी पूछना है। सर एक आपने बोला कि बुध सही, राहु खराब हो तो बुध ठीक हो जाता है। अभी बोला कि चंद्रमा खराब हो तो बुध खराब हो जाता है। हम जोड़ेंगे मतलब क्या याद रखेंगे रत्ना या जी पूरी बात नहीं सुनी आपने। मैंने कहा चंद्रमा यदि तीसरे और छठे। तीसरे भाव में और छठे भाव में हो तो बुध खराब। हाँ जी सुना। चंद्रमा मेरा तीसरे में है, लेकिन हाँ। बुध अच्छा है। राहु अच्छा है तो उसके लक्षण मिलाने हैं रत्ना जी। साथ में जब चंद्रमा तीसरे और छठे की बात आई है तो यहाँ पर एक ऋण पैदा हुआ है। उस ऋण से रिलेटेड चीजों को देखना है हमने, कि अगर वो ऋण की वजह से, तो हमने क्या दिमाग में लगाना है। ये कौन सा ऋण बना पहले तो ये बताओ आप। ये बहन बेटी का। बहन बेटी का। तो हमने क्या दिमाग में लाना है। क्या आपके कोई बहन है? अब नहीं है। अब नहीं है। अब नहीं है, कोई बात नहीं। बेटी है, बहन है, तो उन चीजों को याद करो कि जब बहन बेटी हुई थी तो कोई अशुभ घटना तो नहीं हुई थी, कोई ऐसी चीजें तो नहीं हुई थी। नंबर 2 बात, क्या हमारी बेटी जो प्रेजेंट में है वो बड़ा सुखी महसूस करती है या दुख महसूस करती है? क्या उसको कैरियर में कोई बाधा तो नहीं आ रही है? क्या उसको ब्याह शादी में कोई बाधा तो नहीं आ रही है? क्या उसको सक्सेस अचीव करने में बाधा तो नहीं आ रही है? अगर उसको बाधा आ रही है तो ये इस दोष का परिणाम हो सकता है। अभी सिस्टर नहीं है तो नहीं तो हम सिस्टर से मिलवाते हैं। अगर जिनकी सिस्टर होती है तो उनको हम ये चेक कराते हैं कि उनकी मैरिज लाइफ कैसी चल रही है, उनके बच्चों का सुख कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। अगर उनके साथ दुखी अवस्था है, वो अपने पति से दुखी है, अपनी औलाद से दुखी है, तो ये भी उसका ऋण हो सकता है। और खास करके वो वाली बहन ज्यादा मानी जाएगी जो आपको फोन करती है, यानी अच्छा। जो अपना दुख बताती हो आप। हाँ ठीक है। भाई फील तो जब ही होगा ना जब कोई बहन भाई आपको फोन करके रोए या बताए कि मैं तो यूं इस बात पे दुखी हूँ। तो आखिर हम सब इंसान है तो दुख तो होता ही है यार, हमारा भाई है या हमारी बहन है, देख बेचारी दुखी है, तो क्या, तो वो उससे आपको पीड़ा होती है। तो या अब उल्टा, अब बेटी अगर हमें बताए कि मुझे अचीव नहीं हो रहा है या मेरी शादी में दिक्कत आ रही है, मुझे परेशानी आ रही है, तो ये परेशानी हो सकती है। तो फिर हमने इसका इलाज करना। ये कौड़ियों वाला उपाय। जो मैंने ये नहीं कहा कि बुध खराब हो जाएगा, मैंने कहा इसका संबंध बुध ग्रह से है, और बुध ग्रह लाल किताब में बहन और बेटी होता है। जी पॉइंट समझो, मैंने कहा हाँ वो जी, होता है ना।
मैंने नहीं कहा बुध खराब हो जाएगा, अच्छा बुध बेशक ठीक हो, मैंने तो कहा है बुध लाल किताब में बहन बेटी है। जैसे हम कहते हैं कि मंगल भाई है, जी। कि मंगल खराब होगा तो इसका मतलब भाई के साथ दिक्कत आ जाएगी या भाई संकट में आ जाएगा, ये मतलब है। ठीक है सर एक बात है, मतलब गुच्छी जरा कृपा करें कि हाँ। अगर बुध बाधित हो, बुध बाधित बाधक ग्रह हो, बाधक तो भी क्या यही चलेगा उपाय? यहाँ अरविंद जी बाधक है ही नहीं, ना मारक है ना बाधक है। मारक चलित और भी बाधक नहीं, हटा दिए, लाल चलित भी किताब नहीं में मारक मानेंगे। और बाधक नहीं। So nice, so nice. रत्ना कुछ जी, भी चलित तो हमने ना लाल किताब में माना ना वैदिक में ना माना, उसमें आपको पढ़ाया मैंने उसमें हाँ, कभी बृहद में भी चलित? नहीं माना, राष्ट्रीय में भी नहीं माना। मैं बहुत सारी चीजें मैं नहीं मानता हूँ। मेरा छठे चंद्रमा है, हाँ पर तो मुझे ये बुध मेरी बहन या बेटी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। फिर देखिए, चंद्रमा देखने का हमारे को एक और तरीका बताया लाल किताब, बृहस्पति वाला, हमेशा रिमेम्बर है। बृहस्पति का हमें किस्सा बताया, अगर बृहस्पति नंबर 7 से 12 के बीच में बैठा है, वह है। तो हमारा चंद्रमा ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, पॉइंट समझे ना? हाँ समझ अगर गया। बृहस्पति नंबर 7 से 12 में है तो चंद्रमा ठीक हो जाएगा। तो वो ठीक हो गया सर, मेरा भी फिर 12वें में है चंद्रमा। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ हाँ है, जी। खराब होने के लक्षण सही भी तो होना पड़ेगा ना। कोरिलेट करनी पड़ेगी। सर 2 या 3 एंगल से चेक करना है, उसके बाद हाँ। डिसाइड करना है उपाय करना है। हाँ, हाँ, फाइनल तब correlations आएगा करने रिजल्ट। पड़ेंगे। इसीलिए एक को इसीलिए लाल किताब कहती है पूरे लक्षण मिलाने हैं, पूरी चीजें मिलानी है, पूरे नियम लगाने हैं, फिर बाद में डिसीजन लेना है। इसीलिए तो लाल किताब में जो लोग किताब से देख करके उपाय करते हैं सबसे बड़ी मात खाते हैं, क्योंकि उनको ये तो पता चलता नहीं है कि ये ठीक गया कि गलत गया, और वो दिक्कत में आ जाते हैं, फिर वो उल्टा अपना नुकसान कर बैठते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ अमर जी। थैंक यू सर। हाँ गुरुजी, ये जो हमारा जो आप जो चंद्र जो है और बुध जो है उसका एक साथ हम लोग मतलब उपाय कर सकते हैं क्या? हाँ उपाय तो कर सकते, पर एक समय में ये पहले जब स्टार्ट करोगे तो एक दिन में एक ही शुरू करना। ओके, लेकिन जैसे स्टोन वगैरह हम लोग पहनते हैं, जैसे बुध और चंद्र के लिए जो मून स्टोन है, मतलब पर्ल जो पहनते हैं, वो एक साथ नहीं पहनना चाहिए क्या? नहीं पहन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं अमर। हाँ। वो कोई ऐसी नहीं। और गुरुजी जो यहाँ पे जो जल प्रवाह बोलते हैं, ऐसे मतलब जल प्रवाह जो है ये वैदिक में क्यों नहीं बोलते, मतलब जल प्रवाह? वैदिक में यज्ञ विधि ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मंत्र विधान ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैदिक में ऋषियों ने ग्रह शांति के बारे में लिखा है, और ग्रह शांति मंत्र जाप पाठ पूजा से, यज्ञ के माध्यम से, दान के माध्यम से लिखी गई है। जल प्रवाह वाला कंसेप्ट वैदिक में नहीं है। यहाँ पे गुरुजी जैसे आप बोले थे, जो राहु वगैरह जो, जैसे हमारा मन तो दिमाग जो चंचल होता है, मतलब अपना बहुत प्रकार के दिमाग में घूमता रहता है, तो उसके लिए हम लोग, जैसे आप मंत्र तंत्र का हम लोग कोर्स किए हुए थे, वो जो मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं गुरुजी? हाँ बिल्कुल कर सकते, डेफिनेटली कर सकते। देखिए, लाल किताब आपको कहीं पर भी रुकावट पैदा नहीं करती कि आप क्या, आप इसमें वैदिक रेमेडीज को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। वैदिक रेमेडीज की बिल्कुल मना नहीं की गई है, रतन धारण करने की बिल्कुल मना नहीं की गई है लाल किताब के अंदर। बस ये हमने ध्यान रखना है, लाल किताब की थ्योरी के अनुसार जो भी रतन हम धारण करेंगे उसका इफेक्ट तीसरे भाव में आ जाएगा। जो भी हम उंगली में धारण कर लेंगे वो ये मान के चलना है कि वो ग्रह तीसरे भाव में बैठ गए। ओके। मतलब ऐसा इमेजिन करना है, जैसे मान लीजिए मैंने मूंगा पहन रखा, तो यानी कि मंगल को तीसरे भाव में बिठा दिया। तो जो सर जो अगर ग्रह आप ऑलरेडी चाहते हैं कि तीसरे भाव में बृहस्पति बैठे और 9वें को देखे, यानी वैसा इफेक्ट आए, तो आप पीला पुखराज पहन लो, तो वो 9वें को देखेगा तो भाग्य वृद्धि करेगा। गुरुजी कि आपके यहाँ पे मैंने जब हमारा प्रीति डोज का जो सेमिनार हुआ था,
तो उसके बाद मैंने आपके वहां पे ये किया था, मतलब उसका प्रतिकार के लिए ये व्यवस्था किया हुआ था। वो 25,000 का कुछ ये था। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे मतलब चेंजेस हुए हैं मेरे लाइफ में, अच्छा। मतलब बहुत। और जैसे सपनों में कुछ आते थे, मेरा भाई को हम्म भी आता था सपनों में, हम्म तो मुझे भी आता था, माँ को भी आता था। तो ये हम्म। मतलब ये सब होना बंद हो गया अभी। चलो बहुत बढ़िया, आपको अच्छे रिजल्ट आए, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ गायत्री जी। हाँ गायत्री सर जी। मेरा, हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन है, आपने जिसका होते बताया। चले जाए वो हैंड डाउन कर लेना अपना, ताकि मुझे सर ये आप याद रहे कि इसका हो गया। हाँ बताइए। सर आपने बोला कि 12वें घर में सूर्य मंगल चंद्र तीनों खराब हैं क्योंकि वो राहु का घर है। और खराब अगर नहीं वहां है गायत्री जी, मैंने कहा उससे ऋण पैदा हुआ है। उससे ऋण पैदा हुआ है, लेकिन हाँ अगर किसी ये का समझो। राहु ही बैठा है 12वें घर में। हाँ तो वहां उससे ऋण नहीं पैदा हुआ ना, 12वें भाव में राहु का ऋण थोड़ी बताया मैंने। ठीक है, और अगर केतु 6 में बैठा है, केतु 6 में जुपिटर के साथ बैठा है। हाँ तो यहाँ पे जुपिटर केतु का किस योग देखना है आपने। जुपिटर अच्छा। केतु का योग अच्छा नहीं हो ना, गुरु चंडाल हो गया यहाँ पे, जी। वो चीज है। ठीक। ठीक है सर। हाँ मीना मारिया जी। हाँ जी गुरु जी, आपने आजन्मा ऋण के लिए बताया कि वो जो नारियल है हमको सिर से वार कर बहाना है, वो एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ठीक है गुरु। हाँ शिवांगी जी।